बिहार में जमीन सर्वे का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में सर्वे का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। जिले के कई ऐसे इलाके हैं जहां सर्वे अधिकारी अब तक नहीं पहुंचे। कई किसानों से एनडीटीवी की टीम ने बात की है और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश भी की है। वहीं खुद बिहार के मंत्री मान रहे हैं कि बिहार में जमीन सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जिनकी ऑनलाइन रसीद कट रही है वो बेफिक्र रहें। परेशानी यही होता है कि ऑफिस में बुलाया जाता है, घुरा दिया जाता है, तो कभी दिया जाता है कभी नहीं। परेशानी यही हो रहा है। हमारे पूर्वज पहले हमारे बाप दादा जो थे, एक तरह से बदलैन जमीन होता था। जैसे कि यहाँ का कृषि हम कर लेते हैं, दूसरे जगह का कृषि और कोई कर लेते हैं। ऐसे कोई मतलब भाई को दे दिया जाता था और वो अभी रजिस्टर पर नहीं चढ़ा होता था। अभी उसी को लेकर हम जाते हैं, कर्मचारी के पास जाते हैं, ब्लॉक लेकर जाते हैं, तो सभी जगह मेरे को रजिस्टर पर कहीं दिखवे नहीं करता है ज़मीन कहाँ है, कहाँ का ज़मीन है, नहीं ज़मीन है। इस कारण से दोनों आदमी में बहुत तनाव हो जाता है। मैंने देखा कि आज तक के जितना भी पुरानी खानदानी ज़मीन है बाप दादा के नाम से है, जो पूर्वज से चलते आ रहा है, और हम लोग उस हिस्से पे अपने बाप दादा के जैसे पिताजी हुए हैं उनके हिस्से पर हम लोग जोत कोड़ रहे हैं, किसानी कृषि कर रहे हैं। तो उसी के तहत हम लोग जैसे कागजात बनाकर वंशावली के अनुसार या फिर बंटवारानामा के अनुसार जैसे हम लोग कागजात बना कर अगर हम कर्मचारी के पास जाते हैं, देते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि रजिस्टर 2 पे बहुत सारा चीज़ को छोड़ दिया गया है, चढ़ाया ही नहीं गया है। किसी का नाम से ही चढ़ाया नहीं गया है, तो किसी का खाता खेसरा नहीं चढ़ाया गया है, तो किसी का बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है। दूसरे जगह रहते हैं उन लोगों के बीच मन में एक आशंका हो गया है कि ऐसा तो नहीं कहीं सर्वे में जो हमारा जमीन है, जो वंशावली के तहत मुझे मिला है, या अन्य कारणों से किसी तरह हम लोग आपस में बंटवारा नहीं कर पाए हैं, तो फिर उसका सर्वे में होगा क्या। आप इतना निश्चित रहें, जो जिस जमीन पर रह रहे हैं, जिनका कब्जा जिस जमीन पर है, और अगर उनका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, उनको कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं और आपको ये दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया जो है, जैसा हवा बनाया जा रहा है वैसा बहुत डिफ़िकल्ट है नहीं, बहुत टफ है नहीं। आसानी से आप इसे कर सकते हैं और कैसे करना है, क्या करना है, ये हमें ये समझाएंगे। सर ये बताइए, 2 फॉर्म है जिसे भरना है, कैसे भरना है, किस परिस्थिति में किस फॉर्म को भरना है, पूरी बात समझाइए हमको। जैसे पहले बहुत लोग को यदि भ्रांति है कि इसके लिए यहाँ आना है, तो आना ज़रूरी नहीं है। चाहे आप यहाँ हो, बेंगलोर हो, बम्बे हो, कहीं हो, DLRS वेबसाइट है बिहार सरकार का, उसको खोलेंगे और उस वेबसाइट में बिहार विशेष सर्वेक्षण खोलेंगे। उसमें आपको पहले स्व घोषणा आ जाएगा प्रपत्र 2 के रूप में। तो वो प्रपत्र में पहले जो प्रपत्र निकाल लेंगे और PDF फॉर्म में, चूँकि ये रहा प्रपत्र 2 जो हम निकाल चुके हैं, एक रैंडम हम आपको भर के इसका दिखा रहे हैं कि इसमें कौन से मतलब कॉलम में क्या भरना है। जी देखिए, जैसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ये 2 फॉर्म भरे हैं, लेकिन ये रैंडम है, ये कोई जानकारी, ये हमने एक काल्पनिक नाम भरे हैं, काल्पनिक उनके डेटा डालें। दूसरा फॉर्म क्या है? ये वंशावली का फॉर्म है। अगर हमारा ये खतिहानी ज़मीन है और वंशावली है हमारा, और ये वंशावली हमने खानदानी प्राप्त किया है, तो उस केस में हमको इसके अलावा ये भी भरना होगा। ये भी भरना है। 3A ये क्या नाम है, ये इसका फॉर्म का नाम है 3A। ये भी उसी DLRS साइट पे है और ये इसका नाम है प्रपत्र 3-1, फॉर्म 3-1। ये वंशावली के रूप में है और ये इसमें यहाँ भर देंगे। इसके नीचे यहाँ इसमें हम अपना वंशावली अपने वंशावली बना लेंगे, ठीक है। और ये आधार पे ग्राम सभा से वंशावली पास होगा, यानी कि सरपंच के ऑफिस से पास होगा। उसके बाद सरपंच के यहाँ साइन मोड हो जाएगा, एंडोर्स किया जाएगा उसको। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद इसी चीज़ को हम लेकर, ये क्या है, ये तीसरा पन्ना क्या है? ये उसी का है, वो जो हम रैयत का नाम इसमें भरे हैं वही है। ये सारा मेंशन यहाँ कर दिया गया है, ठीक है। और ये सब को लेकर हम एक PDF बनाएंगे। जैसे कि इसका केवाला हो गया, तो केवाला भी इसमें संलग्न हो जाएगा। इसका लगान रसीद हो गया, वो भी संलग्न हो जाएगा और इसका हम PDF बना लेंगे। तो अगर ये फॉर्म मैं भर रहा हूँ, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं बेंगलोर में रहता हूँ या लंदन में रहता हूँ, तो मैंने ये 2 फॉर्म भरे, इसके साथ में अपना वंशावली लगाया,
जो कि ग्राम सभा से पास होगा। अपना खतिहान लगाया, खतिहान मतलब जो मेरी पुश्तैनी ज़मीन का पेपर है। और क्या क्या पेपर लगाने होंगे? जिसे आप क्रय से प्राप्त किए हैं तो सेल तो डीड लगाएंगे। सेल डीड लगा लेंगे, है ना। यदि आपका ये खतियानी है तो उसके साथ जो वंशावली है वो लगाएंगे। चाहे अन्य पेपर से लगान रसीद है, लगान रसीद की फोटोकॉपी लगा साथ में जो भी इस लैंड से रिलेटेड पेपर है वो लगा देंगे। लेंगे। और इसका एक पीडीएफ हम बना लेंगे, और वो पीडीएफ होना चाहिए 3 MB से कम। यदि ज़्यादा हो रहा है तो उसको मिनिमाइज कर लेंगे। बाकी इतना भी कम मिनिमाइज नहीं करेंगे कि वो पढ़ा ही नहीं जा सके। उसके बाद वो करके और उसको हम DLRS वेबसाइट जो है उसमें स्वघोषणा जो है, बिहार विशेष सर्वेक्षण खोलिएगा तो स्वघोषणा आएगा, उसमें इसको हम अपलोड कर देंगे। जी, ठीक है, चलिए मैंने अपलोड हो गया तो आपका ये काम खत्म हो गया, आप अप्लाई कर दिए। अप्लाई कर दिए, लेकिन सुनने में ये इतना आसान कह रहे हैं। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी मनीष कुमार हैं। मनीष, क्या ये बहुत पेचीदा है, बहुत मुश्किल लग रहा है? क्योंकि वो तो मान रहे हैं असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर ही तो आसानी से तमाम कागजात लग जाएंगे, लेकिन जिसको कंप्यूटर नहीं चलाना आता या नहीं है कंप्यूटर, या जिसके पास सेल डीड या बाय डीड नहीं है, वो तो मुश्किल में होगा। देखिए, निश्चित रूप से कागजात नहीं रहने के कारण कहीं ना कहीं ये जो पूरी योजना है, ये जो पूरा सर्वे का काम चल रहा है, ये हर आदमी मान रहा है कि ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही सही कदम उठाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन इसको लेके जितनी भ्रांतियाँ, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है, लोगों में एक डर सा समा गया है, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार उसे दूर नहीं कर पा रही है। यानी कि जो इसकी पेचीदगियाँ हैं उसको कैसे आप कम कर सकें या उसका क्या समाधान है, उसके बारे में जनता के बीच में जिस तरीके से सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी को ज़मीनी स्तर पर समझाना चाहिए, जिस प्रकार से उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए, उसका अभाव है, जिसके कारण इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन फैल गया है। और मैं आपको बताऊं कि सरकार के अंदर निधि थोड़ी सी डर भी समा गई है। उनको लगता है कि ये चुनावी वर्ष है, अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, और अगर कहीं इस पूरे योजना के क्रियान्वयन पर अगर दलालों का कब्जा हो गया, यानी कि दलालों के भरोसे अगर काम शुरू हो गया, तो हो सकता है कि जनता के बीच काफ़ी नाराज़गी हो, जिसका उन्हें खामियाजा उठाना पड़े। इसी के लिए सरकार अब थोड़ी सी ओवरड्राइव में है, सरकार थोड़ी सी अब सतर्क हुई है, और उसकी कोशिश है कि इस पूरे योजना का जो क्रियान्वयन है, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई इसे किया जा सके, किया जाए। निधि और मनीष, क्या इसको और लोगों तक आसानी से, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास कंप्यूटर या साइबर कैफे का एक्सेस नहीं होगा, तो क्या आप सरकार अपनी ओर से कुछ ऐसा करने की सोच रही है कि जो ग्रामीण परिवेश से खास तौर से लोग आते हैं वहां पे उनको कुछ सहूलियत मिल सके? जैसा कि मैंने निधि पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को अब ये डर लगने लगा है कि चूंकि इसमें कंप्यूटर का इतना ज़्यादा यूज़ है, तो कहीं ना कहीं जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, जो ब्लॉक के स्तर पर काम करते हैं, कि कहीं उनकी चांदी ना हो जाए। और उनकी चांदी हो भी गई है, क्योंकि उन्हें मालूम है, और हर व्यक्ति के लिए, हर कृषक के लिए जो है कंप्यूटर चलाना, अपने PDF अपलोड करना, ये सब उतना आसान नहीं होता जितना उन्हें बताया जाता है। हालांकि स्मार्टफोन का ज़माना है, यह भी एक सच है, और लोग ऑनलाइन भी अपना लगान भरते रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में भी ऑनलाइन अपने टैक्स भरते हैं, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीण स्तर पर चूंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं अपने कागजात को सुधार रहे हैं या उसे फाइल अपलोड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला है काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है। और सरकार की भी अब कोशिश हो रही है कि इसे जितना सिंप्लीफाई किया जाए, लेकिन एक डर भी है कि जनता में इसको लेके बहुत ज़्यादा नाराज़गी या आक्रोश ना फैल जाए। निधि बिल्कुल मनीष, मुझे कहा जा रहा है हमारे गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन तब तक मैं अगर आपसे ये एक सवाल ये भी पूछ लूं कि अब तक सरकार को कितनी कामयाबी मिली है, क्या कुछ अब तक पता चल सका है? क्योंकि सरकार का ये काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, ज़रूरत भी है, जैसे आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण है, ये तमाम राज्यों के लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन कितनी सफलता मिली है, कितना ये मामला आगे बढ़ पाया है, उस बारे में सरकार का आश्वासन है? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ भी कैंप शुरू हुआ है, कैंप में लोग काफ़ी बड़ी संख्या में आए हैं। यानी कि
जो वहाँ पर सरकारी कर्मचारी होते हैं वो एक तरह से आउटनंबर्ड हो जाते हैं, या वो उतने लोगों के प्रश्न या उनका समाधान नहीं कर पाते हैं जो भी उनकी समस्या होती है। क्योंकि बिहार में अभी भी, बिहार शायद देश का कुछ उन गिने चुने राज्यों में होगा कि जहाँ पर अधिकांश ज़मीन जो है वो वर्तमान में जो ज़मीन मालिक हैं उनके नाम पर नहीं है, बल्कि उनके बाप दादा या परदादा के नाम पर है, और उसी नाम से वो अभी भी लगान भर रहे हैं। लेकिन अब पूरे प्रोसेस को भले ही सरकार के द्वारा सिंप्लीफाई किया गया हो या सरकार के द्वारा सफाई दी जा रही हो, लेकिन उसके बावजूद लोगों में डर है। लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो नियम बनाए गए हैं उस नियम पे वो अगर खरे नहीं उतरेंगे तो उनका ज़मीन विवादों में ना पड़ जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में अगर आपकी ज़मीन है, अगर आप अपनी ज़मीन की बिक्री करना चाहते हैं तो एक रजिस्टर 2 होता है, यानी कि आपकी ज़मीन का म्यूटेशन होता है, उसके बाद रजिस्टर 2 में नाम होता है। तो रजिस्टर 2 में जिसका नाम होगा वही उस ज़मीन की खरीद बिक्री कर सकता है। लेकिन अभी भी 90% लोग ऐसे हैं, उन्हें या तो रजिस्टर 2 के बारे में आइडिया नहीं है, या उनका नाम अभी भी रजिस्टर 2 में चढ़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस संबंध में जितनी भी सरकारी प्रक्रिया होती है उसे पूरा नहीं किया है। निधि, बिल्कुल मनीष, शुक्रिया आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। अब हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी पटना यूनिवर्सिटी के मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप भी हमारे सहयोगी मनीष को भी सुन रहे होंगे, उन्होंने बहुत हद तक हमें समझाया ये। लेकिन जी, चिंता मेरी वही ग्रामीण इलाकों में रह रहे ऐसे किसानों की है जिनके पास ज़मीन छोटी, और जिस तरह से अहम बात मनीष बता रहे थे कि जिनके पास बाप दादाओं की ज़मीन है, उन्होंने म्यूटेशन एक तरह से जो और राज्यों की भाषा में कहें वो नहीं कराया, तो उनके लिए बहुत घबराहट की स्थिति होगी है। देखिए, ये घबराहट छोटी मोटी नहीं है। अगर आप सर्वे करें, और मनीष इसके लिए समर्थ व्यक्ति हैं, आपका चैनल, तो आपको लगेगा कि यहाँ आशंका ही नहीं, चिंता है लोगों के बीच। मैं अभी कैपिटल सिटी से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हूँ, और अभी टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, ऑनलाइन की बात हो रही थी, और आप जान लें कि आपके चैनल से कनेक्ट होने में मुझे दिक्कत हो रही, और आपको शायद दिक्कत हो रही होगी व्यूइंग में। तो यहाँ पर इलिटरेसी है, दोनों तरह की, जो ट्रेडिशनल इलिटरेसी है प्लस कंप्यूटर इलिटरेसी है, और जो ये 100 साल पहले कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था उसके बाद तो कोई सर्वे हुआ नहीं। 60s में, मिड 60s में एक प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। और इस बीच में 100 साल में कम से कम 4 जनरेशन के हाथ से लैंड ट्रांसफर हुआ है। अब म्यूटेशन यहाँ का एक बड़ा प्रॉब्लम रहा, और वो प्रॉब्लम केवल कागजातों से संबंधित नहीं है, भ्रष्टाचार का मामला। लेट अस एक्सेप्ट इट। मिनिस्टर साहब स्वाभाविक रूप से चाहते हैं, और सरकार चाहती है, और हम भी चाहते हैं कि लैंड रिकॉर्ड्स ठीक हो, और लैंड रिकॉर्ड्स अब तक ठीक नहीं होगा, कई तरह की दिक्कतें होगी, लेकिन उसका आधार होगा कि सर्वे, और सर्वे के लिए जो कागजात जरूरत है लोगों के पास है नहीं। स्वाभाविक है कि उसको प्राप्त करने के लिए वो जब जाते हैं ऑफिस में तो उनके साथ जो व्यवहार होता है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के शिकार होते हैं, और लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। लोग समझते हैं कि शायद ये सर्वे नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना विरोध होगा कि लोग शायद ड्रॉप कर देंगे, लेकिन वो अच्छी बात नहीं होगी। ड्रॉप करना शायद ठीक नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि पॉजिटिव स्टेप ले, लोगों को एजुकेट करे, लोगों के काम को फैसिलिटेट करे, और उसका जो सेंट्रल कोर पॉइंट है कि करप्शन को दूर करे। अभी कुछ DCLR और CO पर 1-2 केस में कार्रवाई हुई है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। जो भ्रष्टाचार अंचल से लेकर के ऊपर के ऑफिसर्स में है, उस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा ये सर्वे का काम, जिसकी आशंका, प्रबल आशंका है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सही डायरेक्शन में पॉजिटिव स्टेप है। लैंड रिकॉर्ड आज न कल होना था, सही उसका जो बेसिक काम है सर्वे है, लेकिन म्यूटेशन जब तक नहीं होगा प्रॉपर, तब तक ये काम दिक्कत होगी। रसीद नहीं लोगों का कटा है, लोग जाते हैं, परेशान हो रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से सरकार को प्रोएक्टिव होकर के इसको रिफॉर्म एजेंडा की तरह फैसिलिटेशन सेंटर बनाना चाहिए, और उसको भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए, और जो अफसर इसमें लिप्त पाए जाते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
दिखनी चाहिए कार्रवाई, बिल्कुल लेकिन ऐसा सर, हो नहीं रहा। जो आपने जिस बात भ्रष्टाचार की बात की, हमारे सहयोगी मनीष ने बिचौलियों की बात कही, लेकिन ये चुनावी साल भी होगा, एक साल में चुनाव भी होने वाले हैं। सरकार अपनी तरफ से एक मजबूत कदम उठाती हुई दिखना चाहती है, लेकिन जो आपकी चिंताएं हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि फैसिलिटेट कराने के लिए मेरा सवाल यही है कि ग्रामीण इलाकों में खास तौर से क्या हमारे किसान भाइयों की बहनों की मदद हो सकती है कि वो 90% मनीष के मुंह से निकला था ऐसे लैंड्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं या उनका नाम सीधे बापदादा के नाम पर होगा, तो ये इस पे काफी लंबा समय लग सकता है। बिल्कुल लगेगा। मैंने आपको कहा ना कि लगभग 100 इयर्स का गैप है हेडर में और इसके बाद 1915, तो स्वाभाविक है इस बीच में कम से कम 4 जनरेशन से लैंड ट्रांसफर हुआ है और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में अनऑफिशियली हुआ है। कितने लोगों ने बंटवारा किया है। बीच में सरकार ने एक स्टेप लिया था कि जो अगर आपसी समझौता के आधार पर बंटवारा हुआ है तो म्यूटेशन में करने में और रजिस्ट्री करने में समय पैसे कम लगेंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लोग आश्वस्त नहीं हुए और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो बंटवारा हुआ है, आपसी बंटवारा हुआ है, अनऑफिशियल है, इनफॉर्मल है, आप कागजात पर है, उसका म्यूटेशन नहीं हुआ है और रसीद भी ठीक से नहीं कट पा रही है, क्योंकि आप जानते हैं लैंड रेवेन्यू मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है स्टेट रेवेन्यू से पब्लिक रेवेन्यू के लिए। स्वाभाविक है कि हर जगह लापरवाही है और भ्रष्टाचार उसको कॉम्प्लिकेट करता है फर्दर और कंपाउंड कर रहा है। स्वाभाविक है कि ये आसान नहीं होगा। चुनावी साल में इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ सकता है क्योंकि इससे लिटिगेशन बढ़ेंगे और संभावना है वायलेंस की, परेशानी बढ़ेगी और ये बहुत दुखद होगा। शायद ये सही वक्त नहीं था इस काम के लिए, लेकिन सरकार स्वाभाविक है सही कदम समझकर कुछ रिस्क लेकर ये काम कर रही है, लेकिन उसका लिए जो प्रिपरेशन चाहिए था वो प्रिपरेशन नहीं है। पहला प्रिपरेशन है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी, उसके लिए तैयार है कि नहीं, और तैयार होने का मतलब नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, कॉम्पिटेंट के साथ साथ वो ऑनेस्टली इंटीग्रिटी के साथ इसको एग्जीक्यूट करना चाहता है कि नहीं। आई हैव सीरियस डाउट्स कि जो लोग इसमें लगे हुए हैं वो इंटीग्रिटी के सवाल पर उन पर प्रश्न उठ रहा है। करप्शन का सर्वे करा के देख लीजिए, अंचलों में जाइए, किसानों से बात कीजिए, जो लैंड होल्डर से आपको पता चल जाएगा, आपके पास तो चैनल है, आप देखेंगे कि लोग परेशान हैं, लोग चिंतित हैं, उनका काम नहीं हो रहा, म्यूटेशन नहीं हो रहा, पटना शहर में म्यूटेशन नहीं हो रहा। मेरे पास कितने लोग आते हैं, मैं शिक्षक हूँ, थोड़ा बहुत सोशल कैपिटल है कि मैंने रजिस्ट्री म्यूटेशन करवा दीजिए, बिना पैसे का कोई काम यहाँ होता नहीं है। स्वाभाविक है कि समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं होने का यह मतलब नहीं है कि डिफिकल्ट काम को टेकअप नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट माय आर्गुमेंट। सरकार को चाहिए कि इसके लिए फैसिलिटेशन सेंटर करे, करप्ट फ्री सिस्टम को इजाद करे, लोगों को विश्वास में ले और लोगों को एजुकेट करे, रिकॉर्ड्स बनाने में सहयोग करे और संभव तो इसमें खर्च ना लगे। और इसके लिए इसमें आपके जैसे मीडिया चैनल की बड़ी भूमिका होगी जो अवेयरनेस को प्रमोट करेगा, लोगों में भ्रष्टाचार की बातों को सामने ला करके सरकार पर दबाव बनाकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने में सफल होगा। और मैं समझता हूं आपका चैनल सिर्फ कैपेबल नहीं है, एक्टिव है। मनीष को मैं जानता हूं और मनीष आपको बताएंगे कि इस दिशा में आपके चैनल ने सिर्फ रिपोर्ट गैदर नहीं की है, शायद अवेयरनेस में भी बहुत योगदान। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरी कोशिश है और आपने जो ज़मीनी हालात हम सबके सामने खोल कर रख दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सर्वे जो हो रहा है बिहार पर ज़मीन का, उस पर लगातार नज़र बनी रहेगी।